गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है औद्योगिक अर्थव्यवस्था के प्रारूप। औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो कि अर्थव्यवस्था के विकास की मुख्य विशेषता है। इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही, औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ही देश का आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर या विकास के तरीकों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? इतना 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब हम लोग एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चूँकि यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था इसमें पूंजी के आधार पर ही देश का विकास संभव है। ठीक है, तो इसकी विशेषता है, पहला पॉइंट है, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा के उत्पादन पर आधारित है। यह उत्पादन संगठित उद्योगों द्वारा किया जाता है, जिस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का निजी अधिकार होता है। कहने का मतलब कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो विकास के कुछ साधनों पर निर्भर करती हैं। विकास के साधन क्या हैं? सबसे पहले चाहिए उसमें पूंजी, फिर चाहिए श्रम, भूमि और टेक्निक। इसके आधार पर जब उत्पादन कराया जाता है तो इन संगठित उद्योगों के द्वारा, इस संगठित साधनों के द्वारा जो उत्पादन होता है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का निजी अधिकार नहीं होता है। इस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का निजी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह आर्थिक व्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में की जाती है। दूसरा है, यह व्यवस्था व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देती है। जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उस पर उसका मालिकाना हक होता है, वह संपत्ति को उसकी मान्यता देती है। लेकिन उस संपत्ति का उपभोग कहाँ होता है? देश के माध्यम से होता है, आर्थिक विकास के माध्यम के लिए किया जाता है। राज्य द्वारा वे सभी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे व्यक्ति अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सके, यानी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। उत्पादन कार्य श्रम विभाजन पर आधारित होता है। श्रम विभाजन क्या है? इसका एक साधन है। इनमें उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों को उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार वेतन अथवा मजदूरी दी जाती है। इसीलिए इस व्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी व्यवस्था भी कहते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था कहते हैं? उदारवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही उदारवादी है। इसमें विशेष करके क्या होता है कि सरकार का इसमें कोई वैल्यू, माने सरकार इस पर अपना अधिकार, आधिपत्य नहीं जमा सकती है। बहुत कम नियंत्रण होता है। आर्थिक गतिविधियों पर स्वामित्व का, यानी जो उत्पादन करने वाला है उसका अधिक प्रभावकारी और स्वतंत्र आधिपत्य होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, मुद्रा का संस्थागत स्वरूप इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसका आशय है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में निर्धारित होता है तथा मुद्रा के चलन को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्पष्ट है ये कि मुद्रा का संस्थागत स्वरूप, किसी भी वस्तु का मूल्य जो है उसके उत्पादन के आधार पर मुद्रा में निर्धारित होती है, यानी उसका कितना कीमत लग सके, पूंजी के रूप में, उसके अर्थ के रूप में उसकी वैल्यू लगाई जाती है। इससे प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में निर्धारित होता है। पांचवा पॉइंट है, इस व्यवस्था में स्वतंत्र संविदा के द्वारा आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित किया जाता है। उत्पादकों, श्रमिकों तथा ग्राहकों को एक दूसरे से कोई भी ऐसा समझौता करने की छूट होती है जो उस देश के कानूनों के अनुसार मान्य हो। कहने का मतलब कि यह उदारवादी व्यवस्था इसीलिए कही जाती है कि उत्पादक, श्रमिक और ग्राहक को एक दूसरे के साथ ऐसी समझौता करने की छूट है, माने आपस में ऐसी समझौता इनकी होती है जो कानून के अंतर भी आते हैं और नियम के अंतर्गत होते हैं, जिसके द्वारा कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ हो सके।
ठीक है। अगला पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता, इसमें खुली प्रतिस्पर्धा होती है। खुली प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, अपनी वस्तुओं की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखती है और इसी के आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करती है। इस व्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्ति का विशेष महत्व है। 7वां पॉइंट है एकाधिकारी प्रवृत्ति यानी अपना एक अधिकार होता है। प्रत्येक उत्पादक तरह तरह के विज्ञापनों, राजनीतिक दबावों, तरीकों से विशेष उत्पादन के आधार पर माने इसका लाभ मिल सके इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। श्रमिक संघों का निर्माण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधुनिक विशेषता है। इनका निर्माण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के विरोध में आरंभ हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधुनिक विशेषता यही होती है कि जो श्रमिक संघ का निर्माण हुआ जिससे कि उनके बीच में जो शोषण होता था उसको दूर करने का प्रयास किया गया, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्योंकि इसके पहले वर्ग संघर्ष इत्यादि चलते थे जिसकी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज जो है यह वर्ग संघर्ष पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। पूंजीपति जहां अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में लग जाते हैं तो श्रमिक वर्ग उसमें अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि उत्पादन करने वाला कौन होता है? श्रमिक वर्ग होता है। तो इससे क्या हुआ, श्रमिक वर्ग में वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है, यानी जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतना अधिक उनको लाभ मिलेगा। मालिकाना हक के साथ स्वामी के या पूंजीपति के साथ साथ जो श्रमिक होते हैं उनको भी पूरा लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। एग्ज़ाम में आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ठीक है। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता तथा वह मानता है कि राज्य को ही सभी प्रकार की संपत्तियों का स्वामी होना चाहिए तथा राज्य का ही यह दायित्व है कि वह श्रम का संचालन करने के साथ उत्पादन का व्यक्तियों में समान वितरण करे। समाजवादी व्यवस्था जो होती है उसके अंतर्गत ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसमें किसी एक व्यक्ति के भूस्वामित्व का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो विभिन्नता होती है वह खत्म हो जाए और समानता का अधिकार हो। तो इसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें ये होता है, इसको ब्रेडले ने लिखा है इस अर्थव्यवस्था के बारे में कि समाजवादी निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है और उसको चाहिए कि राज्य को ही चाहिए कि सभी प्रकार की संपत्तियों का स्वामी स्वयं होना चाहिए और राज्य के अंतर्गत आने वाले चाहे वह मालिक हो या श्रमिक हो, सबको उत्पादन में सबका समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि उत्पादन तथा वितरण पर राज्य का अधिकार होता है। ठीक है। दूसरा है इस अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का प्रचलन होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों की मुख्य ज़रूरतों को पूरा करना राज्य का दायित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन तो है ही, मूल्य तो है, लेकिन उनकी मुख्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य का दायित्व होता है कि वह सब में बराबर वितरित करे। व्यक्तियों को उनके श्रम का पुरस्कार उपभोग की वस्तुओं के रूप में दिया जाता है तथा पुरस्कार का कुछ अंश मुद्रा के रूप में दिया जाता है। माने उनको जो श्रम के रूप में दिया जाए, या तो पैसे के रूप में अंश के रूप में दिया जाए, मुद्रा के अंश के रूप में, या फिर जो उपभोग की उसकी वस्तु है उसके रूप में दिया जाना चाहिए। जैसे राज्य की कुछ सेवाएं जो होती हैं, मेडिकल सुविधा है, घर की सुविधा है, ये जो सुविधाएं होती हैं यह श्रमिक को उसके उत्पादन से होने वाले लाभ के द्वारा दिया जाता है। सार्वजनिक हित की सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण होने के कारण इस व्यवस्था में प्रतियोगिता को एक संस्था के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि वह लाभ के रूप में उसको देखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के बीच साधनों का वितरण का काम जो होता है वह राज्य द्वारा किया जाता है। तो समाजवादी व्यवस्था में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, लेकिन उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। आर्थिक लाभ जो होता है केवल सरकार और देश के लिए ही होना चाहिए, इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ऐसा समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है।
इन दोनों अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको हम दे देंगे लिखने के लिए, आप बुक में से लिखेंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है, तृतीय विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं जो काफ़ी समय तक उपनिवेशवादी शासन के कारण अपना विकास नहीं कर सके, जो कि हमारा भारतवर्ष भी उसी में आता है। जहाँ पर कि उपनिवेशवादी शासन था, उपनिवेशवाद इसके पहले भी तुम लोगों को हम बताए हैं कि जब ब्रिटिश सरकार थी तो यहाँ चलता ही था, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ काफ़ी लंबे समय तक, स्वतंत्र होने के बाद भी काफ़ी समय तक उपनिवेशवाद रहा, यानी उनका आधिपत्य रहा। तो इस तरह इससे क्या हुआ कि जो शासन से, उपनिवेशवादी शासन से स्वतंत्र होने के बाद भी आर्थिक व्यवस्था इस तरह से विकसित हुई कि कुछ पूंजीवादी व्यवस्था थी और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। इन दोनों का मिला जुला रूप जो होता है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था है और कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों इसमें मिले जुले हुए हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आधारभूत उद्योगों जैसे रेल, सड़क, यातायात, संचार, भारी उद्योग, रक्षा सामग्री का उत्पादन, ये सब क्या है, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी ओर जो है उत्पादन है, व्यापार है, व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है वो सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था ही हमारे देश में चल रही है, दोनों अर्थव्यवस्था के चलती है, जिसको कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वर्तमान समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप हो गया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या हैं।